तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे से रिलेटेड, एनटीपीसी ग्रुप, डीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम जैसे जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएसएल हो गया, सीपीएमटीएस या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जबरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को दोस्तों बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले। तो चलिए देरी ना करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो दोस्तों एक ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। ये ट्रिक बहुत इजी है, कुछ है नहीं। जैसे इस तरीके से अगर शीर्ष से कोई त्रिभुज दिया हुआ, उसके शीर्ष से सामने वाली यानी आधार पर इस तरीके से रेखाएं खींच दी जाएं और पूछे कितनी भी हो काउंटिंग करते जाइए, कितनी भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें अगर त्रिभुज की संख्या पूछिए तो हमें क्या कर देना है, इसमें नंबरिंग कर देना है। जो भी खाना ये बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर है 6 को उठा लेना है और उसके बाद क्या करना है, इसमें एक से एक ज़्यादा यानी 6 से एक ज़्यादा क्या होगा, 7 से गुणा करके 2 से भाग दे देना है। ये ट्रिक है जोड़ने की, यानी ऐसे जोड़िए 6 5 11 4 15 15 3 18 18 2 20 1 21 ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 21 आएगा। और ये जो है बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि 6 के बाद 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, तो उसमें क्या होगा, ये ट्रिक मालूम रहेगी तो सेकेंडों में आप ऐड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा एक एक करके जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 7 6 का 42 का आधा करेंगे 21 आ जाएगा। ऐसे आप जोड़िए चाहे वैसे जोड़िए, जो आपको ईजी लगेगा वो अप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें देखना इस टाइप का फिगर यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है मुझको। देखिए इसमें अगर आप देखें तो ऊपर और नीचे सेम सेम है, यानी ऊपर का अगर हम निकाल के डबल कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ उतना ही नहीं, इसमें और भी कुछ है, तो चलिए वो जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। नीचे भी नंबरिंग करके देख लिए 1 2 3 4 5 6, देखिए है इक्वल। अब वही चीज़ है, देखिए 6 वाली आ गई, यानी इसमें 21 है तो नीचे भी 21 होगा। क्या 42 आपका आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन में भले 42 दिया हुआ लेकिन 42 आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें और है। जब दोनों त्रिभुज ये जुड़ गए, दोनों आगे थी तो उसकी वजह से इसमें त्रिभुज बढ़ गए। जैसे मान लीजिए कि ये रेखा है ना बीच वाली, अब इसमें देखिए ये इस तरीके का एक त्रिभुज है, फिर इसी रेखा से बना हुआ एक ये त्रिभुज है, फिर इसी रेखा से बना हुआ एक तीन, यानी एक साइड 3 त्रिभुज है तो इस साइड भी 3 ही होंगे। देखिए आपका, देखिए यहाँ पर देखिए, और ये यानी 3 3 6 इसमें आ गए, तो 21 दूना 42 48। अब आपका आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मिसिंग संख्या से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको देखिए मिसिंग संख्या यानी कि कैसे लाएंगे, इसके लिए देखिए एक सिंपल ट्रिक यही होती है कि हमें देखना है कि उस जगह पे बाकी जो संख्या है जैसे 64 1 27 आखिर ये आए कैसी है। जैसे भी आई होगी वही ट्रिक लगा देंगे, बस यही करना है। तो इसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे ये और ये पार्ट, देखिए 4 पार्ट एक तरीके से मान लीजिए कि एक क्या इस टाइप का होता है, जैसे सैंडविच टाइप से निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अलग अलग पार्ट को देखना है। जैसे 5 4 की हेल्प से हम देखेंगे उसके अंदर वाला 1, 11 8 की हेल्प से 27 को देखेंगे, 7 3 की हेल्प से हम क्या करेंगे 64 देखेंगे। बस इसी ट्रिक, यही ट्रिक अगर हमें पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो मुझको सिंपल तरीका दिख रहा है, जैसे इस वाले पार्ट में कि 5 में से मैं अगर 4 को घटाता हूँ तो 1 आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 11 8 में से मैं वही, देखिए फर्स्ट में जो ट्रिक अप्लाई करेंगे, सेकंड में वही, थर्ड में वही, फोर्थ में भी, सब में वही। तो यहाँ पर भी घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ रहा है, लेकिन लाना है 27। तो यहाँ पर क्या मैं 3 का क्यूब कर दूँ, 3 का अगर मैं क्यूब करूँ तो क्या 27 नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे कि बिल्कुल हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत है या नहीं। तो ऐसे ही क्या मैं 1 का क्यूब करूँ तो 1 नहीं बन जाएगा? क्योंकि जब क्यूब किए तो हर हाल में सब में हमें क्यूब ही करना है, कुछ अलग नहीं सोचना है। ऐसे 7 में से 3 को घटा लीजिए, आप कहेंगे कि 4 होगा। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 आ गया। 64 देखिए उसके अंदर, बस हमारा काम हो गया। यानी कि 8 में से अब 2 को घटाएंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आपका आंसर हो चुका है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 जो है पद गायब है, 7 पद गायब है। तो इसको सॉल्व करने की भी वो कई सारे ट्रिकें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस ग्रुप में भी बांट कर सॉल्व किया जाता है। दूसरी चीज़ हमको ये देखना है कि कितनी इसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया। तो चलिए वही देख लेते हैं पहले, तो वही देखना है। जैसे के हो गया, जी हो गया, पी, चलिए जी तो हमने काउंट कर लिया। उसके बाद एन यहाँ पर दिख रहा है के, यानी 5 अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया। तो क्या 5 के ग्रुप में बांट दें? नहीं, ऐसी नहीं गलती करनी है। अब थोड़ा सा हमें ये लेना है कि देखिए एक साइक्लिक प्रोसेस, एक पुनरावृत्ति प्रोसेस की तरह काम करता है। जैसे ABC हो गया, ABC 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 इस तरीके, या ABCD आ गया, ABCD ABCD ABCD, या ABC आया, दूसरे में AB+C हो जाएगा, तीसरे में AB+CCC हो जाएगा। इस तरीके से आता रहेगा। तो हमें करना है यहाँ पर ये कि
कि इस तरीके से सोचना है कि इसमें किस तरीके का प्रोसेस काम करेगा। जैसे के जी है तो ऑप्शन में देखिए सभी में पहले पे टी आया है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, थोड़ा सा अपना माइंड इस्तेमाल करके। यहाँ पे टी हर हाल में आएगा क्योंकि सभी ऑप्शन में पहले नंबर पे टी है। तो अब देखिए KGT, उसके बाद PG है, तो यहाँ पर G के बाद T है, उसके बाद G के बाद फिर T रखें। आगे भी चेक कर लेते थे, G के बाद T है लेकिन अगले G के बाद यहाँ पर N है, यानी इतना पता चल गया कि एक G के बाद T आएगा, एक G के बाद N आएगा। तो इसी में से ही सारे ट्रिक हम निकाल करके सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर मुझको लग रहा है कि एक जो है पूरा हो चुका है, पूरा मतलब एक प्रोसेस की तरह को जब घुमाना है तो हमारा यहाँ पर एक पैटर्न पूरा, एक चक्र यहाँ पे कह सकते हैं पूरा हो गया। तो ये KGT PGN यहाँ पर नहीं बल्कि के से पहले ना, के से शुरू हुआ तो के से अगला भी शुरू होगा, तो के से पहले यहाँ पे हम खत्म करेंगे। KGT PGN, उसके बाद यानी KGT यहाँ पर PGN। अब देखिए कितने आसान हो गए, एक में मेहनत करनी है, उसके बाद तो धड़ाधड़ आप सॉल्व करते रहिए। फिर यहाँ से KGT PGN, फिर यहाँ से KGT PGN। देखिए क्या है, बस मैंने क्या एक सर्किल की तरफ घूमता है, तो आपने क्या फील किया, TNPGT और उसके बाद G। देखिए TNPGN, यहाँ पे देखिए छूटा हुआ है N, ठीक है, यहाँ पे एक N छूट गया था, कोई बात नहीं। TNPGNTG, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दर्पण से रिलेटेड है, कैसे इसमें वर्क करता है देखिए जरा समझते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर एक दर्पण रख दिया जाए तो इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दर्पण का रूल ये कहता है कि अगर कोई आकृति है जैसे ऐसे, तो ये लेफ्ट टू राइट यूं घूम जाती है और आकृति ऐसे बन जाएगी। इसके अंदर कुछ भी अगर है तो वो आकृति उसके ले करके घूमेगी, ऐसा नहीं छोड़ के। पृथ्वी घूमती है तो आपको छोड़ करके नहीं घूमती है, आपको ले करके घूमती है, ऐसे सोच लीजिए। अब यहाँ पर अगर कोई था तो यहाँ पर भी रहेगा वो बंदा। तो सेम यही ट्रिक इसमें काम करेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रिक नहीं, बस सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। और यही अक्षर में भी होता है, जैसे अक्षर ऐसे है तो ये लेफ्ट टू राइट घूम जाता है और ऐसे बन जाता है दर्पण इसका प्रतिबिंब। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये छोर इधर चला जाएगा, ये छोर इधर आ जाएगा। अब बाकी ऊपर का भी हिस्सा इधर का इधर और इधर का इधर हो जाएगा, बस इसी पे ध्यान देना। तो चलिए यहाँ पर अगर ध्यान दें तो चलिए ठीक है, ये वाला छोर इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, बात सही है। ऊपर का देखिए एक चीज़ छोड़ दिया इसने, वो चीज़ छोड़ा क्या, ये जो लाइन आपकी ड्रा थी ये नहीं है इसमें, तो ये आपका गलत हो गया। इसमें से कुछ कम नहीं होगा, दर्पण प्रतिबिंब में कुछ कम नहीं होता है, ये तो बात है, पूरा का पूरा वही रहेगा, बस ये लेफ्ट राइट घूम जाता है पूरा का पूरा चित्र। अब यहाँ पर देखिए ये तो सेम टू सेम है, घुमा ही नहीं है, इसको तो हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ठीक है, घुमा है, लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे फिर घटा दिया। यहाँ पे ये रेखा होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो गलत। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। अगला क्वेश्चन दोस्तों ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। कह रहा है कि यदि A% B का अर्थ है कि A B का पिता है, A-B का अर्थ है कि A B का भाई है, और $A का अर्थ है कि A B की पत्नी है। तो कह रहा है दिए गए व्यंजन में KR का क्या होगा, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि KR का क्या लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बस सिंपल सा तरीका मैं इसमें भी बता देता हूँ कि हमें देखिए ये क्वेश्चन कुछ बच्चे सोचते होंगे बहुत टफ है, ऐसी कोई बात नहीं, उससे इजी क्वेश्चन है। इसमें तो सारे रिश्ते सब कुछ बता दिया है, समझ लीजिए, बस आपको सीरियल क्रम में जोड़ करके निकाल लेना है। जैसे मैं क्या करूँगा, $H को मैं यूँ ऐसे कर लूँगा, घेर लूँगा। अब यहाँ पर के को A अपने दिमाग में सोच लूँगा, H को B सोच लूँगा, तो $B वाला सूत्र लगाऊँ तो $B देखिए लास्ट में कह रहे $B का अर्थ A B की पत्नी है, तो मैं यहाँ पर दिखाऊँगा कि A की जगह K है तो K H की पत्नी है। ये देखिए सिंपल तरीके से हमने क्या किया, K H की पत्नी को दिखा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि एक छोड़ करके, जैसे अब H और Y को मैं घेर लूँगा और यहाँ पर H% Y बन गया, तो A% B का मैं देखूंगा क्या कह रहे हैं, A B का पिता है, तो यहाँ पर H क्या हो जाएगा, Y का पिता हो जाएगा। बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप तो करना है, क्या दिक्कत है बताइए। फिर Y और M को मैं घेरूंगा, एक छोड़ एक घेरते जाएंगे, और Y#M है, A#B का कह रहा है A B का भाई है, यानी YM का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ऐसे ही अगला स्टेप क्या है, M#R है, तो वही हैश भाई का अर्थ निकाल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, M भाई हो जाएगा किसका, R का। अब KR का क्या लगेगा, यही तो बताना है, तो हो गया काम। अब देखिए H क्या है, Y का पिता, Y M का भाई, M R का भाई, तो H जो है Y का भी पिता होगा, M का भी पिता होगा, R का, क्योंकि Y M R क्या हो गए, भाई बहन हो गए, कोई यहाँ पर दिक्कत। Y M R तीनों भाई बहन हो गए, तो जब H एक का पिता होगा तो सबका पिता होगा, यानी H सबका। अब K चूंकि H की पत्नी है, K H की पत्नी है, तो ये भी सबकी माता होगी, Y की भी, M की भी, R की। तो वही पूछ रहा है K R का क्या लगेगा, ये नहीं कह रहा है K का R से क्या संबंध है, तो K R की माँ लगेगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला आपका क्या है दोस्तों, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें करना क्या है वो पहले समझिए। देखिए कह रहा है कि 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कब समकोण बनाएगी।
तो 6 और 7 बजे के बीच सम कोण बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि 1 घंटा जैसे 1 और 2 बजे के बीच 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है। सिंपल सा तरीका है, निकालने जाएंगे, क्या जरूरत है निकालने की, उतनी टाइम बर्बाद मत कीजिए, डायरेक्ट जानिए 30 डिग्री का होता है। सारी चीज़ें हैं ट्रिक है, अगर समझना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आएगा 30 डिग्री, कैसे आता है 2 डिग्री 1 मिनट में, कैसे 2 डिग्री का कोण बनता है, या आधी डिग्री का कैसे 1 मिनट में कोण बनता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए पहले इतना जानिए कि क्या होता है, कैसे समकोण बनता है। तो 1 घंटे में जब 30 डिग्री का कोण बनता है तो दोस्तों 3 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। तो कह रहे 6 और 7, 6 यहाँ पर होगा, 7 यहाँ पर होगा। अब जब 6 बजेगा तो क्या होगा, घंटे वाली सुई इस पे होगी, मिनट वाली सुई 12 पे होगी। तो दोस्तों जब तक ये मिनट वाली सुई 3 पे नहीं आएगी समकोण नहीं बनेगा। एक कंडीशन तो ये होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब ये 3 पे आएगी तो ये 3 पे जब आएगी तो घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे चली जाएगी, तो समकोण नहीं बना पाएगी। फिर मिनट वाली सुई को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। तो वो एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालेंगे, वही तो मेन प्रॉब्लम रहती है इसमें। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जब ये मिनट वाली सुई घूम घाम करके इधर आ जाएगी 9 पर, तब 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन जब 9 पे आएगी तो घंटे वाली भी सुई तो आगे बढ़ जाएगी, उस कंडीशन में फिर मिनट वाली सुई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब न 3 घंटे का डिफरेंस होगा, तब 90 डिग्री। तो ये दोनों एग्जैक्ट टाइम निकालेंगे कैसे, चुटकी बजाने भर में। आपको करना क्या है, जो मिनिमम घंटा है ना 6 और 7 है, जैसे 6 7 दे तो 6 को लेना है, 2 3 दे तो गई, यानी कम वाले को ले लेना है। तो 6 हम ले लेंगे 7 में से, ठीक है, 6 7 में से 6 को ले लेंगे, 6 बजकर। अब पहली टाइम निकालने के लिए सपोज कीजिए 15 वाली, ये मिनट को हम 15 मानेंगे, वो एग्जैक्ट आप मान लेंगे, ठीक है। उससे जितना ज़्यादा होगा उस टाइम को हम, एक ट्रिक है सिंपल सी, उसी से निकालेंगे। तो इसको हम 15 लिख लेंगे, अब गुणा, अब बस 12/11 कर देंगे, 12/11। बहुत ही समझ लीजिए मेरी ही ट्रिक है, 12/11 वाला रूल मेरा ही है। तो इस तरीके से ये भी निकल सकता है। कैसे ये निकलता है, एक थोड़ा सा छोटा ही सही प्रोसेस है, तो उसको क्या ज़रूरत है जानने की, अपना दिमाग क्या जरूरत है बेमतलब की चीज़ में खपाने की। मैं चाहता हूँ कि उतना ही आप जाने जितना एग्जाम में आप कर लें और धुआं की तरह उड़ा सकें। ज़्यादा कंफ्यूज में पड़ेंगे दिक्कत होगी। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 12 5 60 हो जाएगा, 12 कने 12 6 18 180, सही बटे में दिया हुआ तो 6/11 से भाग देंगे तो 11 कने 11 बचा 7, 11 6 66, बचा 4, 4/11। एक तो हो गया 6/16 सही, 4/11। तो इसमें एक दिख रहा है कि नहीं, बाकी किसी में इससे तो एक आपका आंसर मिल गया। एग्जाम में मत निकालिएगा अगला, अगर एक मिल जाए ना उसी से उड़ा दीजिएगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चलिए जानते हैं दूसरी टाइम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मान लीजिए कि 6 बजकर तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर जब 45 से आगे बढ़ेगी तब ना 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 45 को हम लेंगे, कम वाले को, वो एक एग्जैक्ट टाइम को हमें ले लेना है, ठीक है। आप अपने अनुमान लगा लेंगे कि इतने पे 45 डिग्री का कोण बनता है। तो अब इस 45 को हम लिख लेंगे और उसमें 12/11 बस कर देंगे, बस हो गया काम। अब यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 12 5 60, 12 4 48, 6 54, 540। अब इसको सही बटे में तोड़ लीजिए तो आप कहेंगे 11 4 44, 11 9 99, 1/11। देखिए दोनों आ गया टाइम, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम का कह रहा है, राज्य जिला कॉलोनी का परफेक्ट डायग्राम कौन सा होगा। तो एक राज्य, एक जिला, एक कॉलोनी, तीनों में परस्पर रिलेशन देखना है कि कौन किससे कितना संबंध रखता है। तो आप कहेंगे कि राज्य एक है, एक जिला है और एक क्या है, कॉलोनी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो कॉलोनियाँ होती हैं वो जिले के अंदर होती है, यानी ये अगर मैं क मान लूँ कॉलोनी तो ये जिला हो जाएगा। और जिला आप जानते हैं कि राज्य के अंदर, ये सिंपल सा था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि 6 मित्र हैं, KLMNOP, यहाँ पर देखिए एन छूट गया, KLMNOP एक षटकोणीय आकार के मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। कह रहा है K का मुख P की ओर है। तो पहले तो ये कह रहा है कि षटकोणीय मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, तो षटकोणीय मेज बना लीजिए पहले इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि K का मुख P की ओर है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ हमें ये पता करनी रहती है ना कि केंद्र की तरफ मुख है या केंद्र से बाहर की तरफ मुख है। केंद्र की तरफ मुख है तो उस हिसाब से दायां बायां सोचेंगे, और केंद्र के विपरीत दिशा में मुख है तो उस हिसाब से दायां बायां सोचेंगे। तो वो कहा नहीं है कि इन छहों का मुख केंद्र की ओर, लेकिन आगे जो कह रहा है K का मुख P की ओर है, इससे हमें कुछ हिंट मिल रहा है। तो K का मुख P की ओर कब होगा, मान लीजिए आप पहले रखने के लिए फ्री हैं, K को कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर रखें, कहीं पर भी रखें, तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। पहली बार पहला वाला, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन के अनुसार ही काम करना है। तो जब K के सामने उसका मुख है तो एक विकर्ण बनाएंगे ऐसे, और इसके यहाँ पर P होगा। अब इन दोनों का मुख एक दूसरे की तरफ है, इसका मतलब केंद्र की तरफ मुख हो गया, निकल गया। इससे पता चल गया कि इन सबका मुख केंद्र की तरफ है, क्योंकि केंद्र की तरफ मुख रहेगा तभी तो, अगर मान लीजिए इधर देखेगा तो ये इधर देखेगा, तो कहाँ से इन दोनों का मुख एक दूसरे की तरफ होगा,
क्लियर होगी। इस तरीके से क्वेश्चन में हिंट पता चल गया, एग्जामिनर ने हिंट दे दिया कि मुख्य केंद्र की तरफ। अब चलिए 6 को बना लेते हैं ऐसे। 6 को मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमें दायां बायां इसमें सेट करना है। कैसे दायां बायां सेट करते हैं, नीचे का ये हिस्सा ले लेते हैं और अपने दाएं से इसको स्टार्ट करते हैं। जिधर आपका दायां उधर बिंदी बनाइए और एक छोड़ एक बिंदी बना दीजिए, बस यही तरीका होता है बेस्ट। जिधर बिंदी है दायां, जिधर बिंदी नहीं बायां। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा ओ इनके दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब ओ कहाँ रखें, इन कहाँ रखें, ना पी के से कोई रिलेशन तो है नहीं, इन की जगह पी के होता है या ओ की जगह पी के होता है, कुछ रखते हैं मिलता है हिंट, तो इसको छोड़ दीजिए। जहाँ कुछ न रिलेशन मिले उसको छोड़ दीजिए, आगे मिल जाएगा तो फिर उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। आगे कह रहा है एन जो है के और एल के बीच में है। इन को कह रहा है के और के यहाँ पर है, एल यहाँ पर रखेंगे तो एन बीच में आएगा। दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि एल यहाँ पर रखेंगे तब भी आपका कौन सा एन बीच में आएगा। तो इन दोनों में कौन सही है, अब जो लाइन छोड़े उसी से कंफर्म होगा। क्या कह रहा है, ओ एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। क्या कह रहा है, ओ जो है एन के दाएं, एन इधर है, इसका दायां इधर है, यानी ओ यहाँ पे होगा। अगर एन इसको मानेंगे तो इसका दायां इधर है और ओ यहाँ पर ऑलरेडी पी है, तो ये नहीं हो सकता। नीचे वाला यानी गलत है, ऊपर वाला ही सही है। तो चलिए फटाफट उसको सेट कर लेते हैं। नीचे वाले को काटिए और इसको हम सही कर लेंगे, यानी ये एन हो गया, एल हो गया, ओ यहाँ पर आ जाएगा। एक जगह बची है, क्वेश्चन में कहता नहीं कहता तब भी हम एम को यहाँ पर रख देते हैं, लेकिन कह रहा है एम पी के तुरंत बाएं है, तो पी के तुरंत बाएं है, बिल्कुल है। तो कह रहा है ओ के ठीक दाएं कौन है, ओ यहाँ पर, इसके ठीक दाएं एम ही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दी गई सीट को मोड़ करके घन बनाया गया, इस प्रकार बने घन में एंड दिखने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा होगा। जब भी ओपन डाइस का क्वेश्चन हो तो एक सिंपल सी ट्रिक होती है। देखिए 1 2 3 4, इसमें क्या होता है कि जब इसको हम क्लोज करते हैं तो पहला तीसरे के अपोजिट, दूसरा चौथे के अपोजिट चला जाता है। और जो लेफ्ट राइट होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कहे कि यहाँ पर है 5 6 मान लेते हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट चला जाता है। ये आपका क्षैतिज में काम करता है और सेम ट्रिक आपकी लंबवत में भी काम करती है। जैसे इस तरीके से अगर है तो 1 2 3 4, पहला क्या होगा तीसरे के अपोजिट, दूसरा चौथे के अपोजिट। जो लेफ्ट राइट होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बस यही काम करता है ओपन डाइस को जब क्लोज किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, इसके विपरीत हो जाएगा। इसी से आपका आंसर एंड के पूछ रहा था तो डॉलर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे मिसिंग संख्या कौन सी होगी। चलिए यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए और उसके बाद ट्रिक लगाएंगे और धुआं धुआं कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हर क्वेश्चन को हम लोग 15 से 10 से 5 सेकंड के अंदर ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं और हो जाता है। बस समझाने में वो जो टाइम लग रही है वो अलग बात है। अगर सिर्फ करना रहता तो ये पूरा का पूरा पेपर आपका 10 मिनट में ही सोल्व हो जाता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 से 13, देखिए 9 से 13 हो, 13 से 52, 52 से 56, 56 से, तो यहाँ पर आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, प्लस गुणा माइनस भाग स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगर संख्या तेजी से बढ़ रही है तो स्क्वायर क्यूब और जो है गुणे के ट्रिक अप्लाई करेंगे, धीरे बढ़ रही तो प्लस हिसाब से सोचेंगे। लेकिन मुझको यहाँ पर कुछ अलग टाइप दिखा। क्या, देखिए 9 से 13 संख्या धीरे बढ़ी, फिर 13 से 52 थोड़ा तेज बढ़ी, 52 से 54 धीरे बढ़ी, फिर 54 से 224 तेजी से बढ़ रही है। यानी कि 2 ट्रिक इसमें अप्लाई की गई है, पहली प्लस और दूसरी गुणे। मुझको यही लग रहा है। देखिए 9 से 13 प्लस 4, 13 से 52 में गुणा 4 करना पड़ेगा, 13 चौको 52, फिर यहाँ पे प्लस 4 हो गया। और यहाँ पर देखिए इसमें 56 का जो है कितना 4 गुना 224 होता है, बिल्कुल सही। देखिए क्या हो रहा है, प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4, यानी अगले में क्या हुआ, प्लस 4 हुआ होगा इस क्रम में। तो 224 में 4 जोड़ेंगे 228, यानी अगले में गुणा 4, 4 से गुणा करेंगे 912 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह एक समान है और एक असंगत है, उस अक्षर समूह को चयन करें जो असंगत है। तो इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग कर दीजिए। जैसे P 16वें पे होता है, L 12वें पे होता है, K 11वें पे होता है। ठीक है, यहाँ पर कर दीजिए K 11वें पे होता है, D 4थे पे होता है, F 6वें पे होता है। यहाँ पर कर दीजिए Q है, ये आपका O नहीं है, Q है, Q 17वें पे होता है, J 10 पे होता है, L 12 पे होता है। यहाँ पे कर दीजिए N 14 पे होता है, G 7 पे होता है, I 9 पे होता है। अब इसमें देखिए किस क्रम में ये सीरीज टाइप बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे 16 से 12 हो रहा है, यानी -4, 12 से 11 -1, 11 से 4 -7, 4 से 6 +2, 17 से 10 -7, 10 से 12 +2, 14 से 7 -7, 7 से 9 +2, -7 +2, -7 +2, -7 +2, लेकिन इसमें -4 -1 है, तो यही आपका असंगत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। जैसे ये आपका समुच्चय दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि जिस तरीके से एक दूसरे से बंधे हुए हैं वैसा ही देखना है कि ऑप्शन में कौन सा बंधा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो बड़ी संख्या रहती है वो छोटी संख्या की हेल्प से बनी होती है। तो अगर हम 8 5 का गुणा करते हैं 40 27 आएगा नहीं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 13 27 आएगा नहीं। एक तरीका ये है कि घटा दीजिए, जब इससे नहीं आएगा तो आप कहेंगे कि 3 आ रहा है, 3 से 27 बनाना बिल्कुल भी आसान है क्योंकि इसका क्यूब कर दीजिए, हो जाएगा। अब यही ट्रिक लगाएंगे। अब ध्यान देखिए 16 और 12 घटाते हैं तो 12 4 16, 4 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64, गलत, 24 आ रहा है।
11 15 15 में से अगर 11 को घटाते हैं तो आपका कितना आएगा 4 आएगा, 4 का क्यूब करते 64। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 126 का जैसे संबंध 5 से, 28 का संबंध जैसे 3 से, 4 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए 126 से आप 5 कैसे बना सकते हैं, थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मैं 5 से 126 बना देता हूँ, ये आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें रहती हैं कि बन जाता है, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग अंकों को जोड़ने घटाने पर भी 5 आ सकता है, तो अगर कर लेंगे क्योंकि नोट नहीं दिया हो, कहीं कहीं नोट दिया रहता है कि आपको जो है जैसे 126 है तो इनके अंकों को विभक्त करके ट्रिक नहीं लगानी है। जब नोट दिया रहेगा, नोट लिखा रहेगा तो ये ट्रिक नहीं लगानी है, और नहीं लिखा रहेगा तो आप आज़ाद हैं लगा सकते हैं, लिखा रहेगा तो मत लगाइएगा, आंसर आ भी जाएगा तो वो गलती रहेगा, ये मान के चलिएगा, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, जहाँ नोट लिखा है कि नहीं गलती करनी है, विभक्त करके नहीं ट्रिक लगानी है तो मत लगाइएगा। तो यहाँ पर 1 2 6 को विभक्त करके लगाने पर भी 6 2 8 9 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा सोचिए, उल्टा का मतलब 5 का क्यूब कीजिए, मुझको दिख गया 125। 125 से 126 बनाने के लिए 1 जोड़ दीजिए। ऐसे ही 28 से 3 बनाना है तो 3 से 28 बनाइए ना, 3 का क्यूब कर दीजिए 27, और 27 में 1 जोड़ देंगे 28। ऐसे ही 4 से हमें क्या बनाना है, 4 का क्यूब कर दीजिए, 4 चौको 16 का चौको 64 प्लस 1 65। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है वाई के एम पी का संबंध क्यू एन एल जेड से है, वैसे ही एस यू आर सी का संबंध यहाँ पर किससे होगा। यहाँ पर नंबरिंग वाला खेला है, हो सकता है कि कोई और खेला हो, अभी करेंगे तो पता चल जाएगा। क्यू एन एल जेड कह रहे एस यू आर सी का संबंध किससे होगा। यहाँ पर अगर y को 25 रखें, के को 11, m को 13, p को 16, तो यहाँ पर q को 17, n को 14, l को 12 और z को 26 रखना पड़ेगा। अगर सीधे क्रम में देखते हैं तो 25 से 17 q बन रहा है, यानी कि यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 8 ना आ रहा है, -8 हो रहा है। फिर 11 से 14 +3 हो रहा है, फिर 17 और ये n 13 12 है -1। ये ट्रिक कुछ काम नहीं कर रही है, कोई क्रम बन ही नहीं रहा है। तो थोड़ा सा कहते हैं ना, वो सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लो, बस वही। वाई जेड मुझको दिख गया, वाई से जेड +1, के से एल +1, एम से एन +1, पी से क्यू +1, ट्रिक बन गई। चलिए इस 19 पे होता है 1 जोड़ेंगे 20, यानी कि आएगा टी जिसके लास्ट में वही आपका आंसर होगा, जो कि सिर्फ ऐसे भी ट्रिक है। देखिए कैसे टाइम बचानी है, हर क्वेश्चन में ये बताने की मैं कोशिश करता हूँ, और इसी तरीके से ही आपकी टाइम बचेगी, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। कि ऑप्शन की तरफ भी आपकी नज़र होनी चाहिए। कहते हैं चील से तेज नज़र, लोमड़ी से तेज दिमाग। जब एग्जाम हाल में बैठ जाए तो घबराहट को कंट्रोल कीजिए, वहाँ पर घबराहट होगी, हमने भी एग्जाम दिया, घबराहट को कंट्रोल करना पड़ेगा, धैर्य रख करके ही एग्जाम देना पड़ेगा, और सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को गलत पढ़ देंगे, सब कुछ आते हुए भी आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे श्री गुप्ता की आयु के बेटे शशांक से 26 वर्ष अधिक है। कह रहे श्री गुप्ता हैं, वो अपने बेटे शशांक से 26 साल बड़े हैं। कह रहे शशांक की बहन गर्गी शशांक से 5 वर्ष छोटी है। एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। कह रहे श्री गुप्ता की आयु गर्गी की आयु की 4 गुनी है, तो शशांक की आयु क्या होगी। मान लेते शशांक की आयु x है, तो कह रहे कि गुप्ता की जो आयु है, गुप्ता जी की जो आयु है वो शशांक की आयु से 26 वर्ष अधिक है, और जो गर्गी है जो कि शशांक की बहन है, उसकी जो आयु है शशांक की आयु से 4 वर्ष कम है। सिंपल सा ये बन गया ट्रिक। और साथ साथ लास्ट में कह रहे हैं कि जो गुप्ता जी की आयु है वो क्या है कि गर्गी की आयु की 4 गुनी भी है, ठीक है। एक ये बन गया। तो गुप्ता जी की आयु यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। कोई यहाँ पर दिक्कत, कोई यहाँ पर दिक्कत, जब तक बैलेंस नहीं करेंगे x का मान आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर इसको कोष्टक को तोड़ दीजिए तो 4x - 16 हो जाएगा, और ये x + 26 हो जाएगा। 16 को इधर लाइए, x को इधर लाइए, तो 4x में से 1x घटेगा 3x हो जाएगा, और 26 में 16 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। x बराबर आपका कितना हो जाएगा 14। और वही पूछ रहा था कि शशांक की आयु के बारे में, आयु तो कह रहे शशांक की आयु कितनी है, शशांक की आयु ही हमने एक समान रखी है, तो 14 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से, उसी प्रकार एक्रोफोबिया का संबंध किससे हो। देखिए ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए अगर आ रहा है तो। देखिए हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से कह रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी समझ लीजिए होती है, उसमें बंदे को यानी इंसान को पानी से डर लगता है। और एक्रोफोबिया में किससे डर लगता है, अंधेरे से नहीं, परीक्षा से नहीं, ऊंचाई से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में डिजर्ट को 4 1 5 1 6 3 लिखा जाता है। किसको क्या कह रहा है, डिजर्ट को क्या लिख रहा है, 4 1 5 1 6 3 लिखा जाता है। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है कि आर्मी को 2 6 8 7 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। आर्मी को क्या लिख रहा है, आर्मी को लिख रहा है 2 6 8 7। तो कह रहे इसी कोड भाषा में स्मार्ट को किस तरीके से कोडबद्ध किया जाएगा, यानी स्मार्ट का कोड क्या होगा।
सबसे पहले हम ये देखना है जो इन डिजिट का कोड लिखा है क्या कहीं सीरियल क्रम या उल्टे क्रम वाला तो अल्फाबेट का नहीं लिखा है। जैसे डी चौथे पे होता है नीचे 4 लिखा है, लेकिन ई 5वें पे होता है लेकिन नीचे 1 लिख दिया है। ये तो सेट नहीं हुआ सीरियल क्रम। अगर उल्टे क्रम वाला देखते तो डी का डब्लू नहीं, उल्टा क्रम भी नहीं है 23 होना चाहिए। ई का भी उल्टा नहीं, वी होता है 22 होता है, नहीं है, उल्टा क्रम भी नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें फेल हो जाए ना तो आपको आना इधर स्मार्ट की तरफ। स्मार्ट में हमें देखना है कि जिस अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ है क्या इनमें उस अल्फ़ाबेट का तो यूज़ नहीं है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल है, स्मार्ट का एस दिख रहा है डिजिट में एस में, तो एस के नीचे हम देखेंगे क्या है 5 है, तो हम यहाँ पर भी इसके नीचे 5 के। ये बहुत आसान हो गया। अभी ऐसा मिल जाए तो समझ लीजिए कि हवाई क्वेश्चन है। अब यहाँ पर m है तो m के नीचे 8 है, तो इस m के नीचे हम क्या करेंगे 8 लिख देंगे। a है a के नीचे 2 है तो इस a के नीचे हम 2 लिख देंगे। r है r के नीचे 6 है तो इस r के नीचे 6 लिख देंगे। t है t के नीचे 3 है तो इस t के नीचे 3 लिख देंगे। यहाँ पर 5 8 2 6 3, 5 8 2 6 3 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें उस सही विकल्प चयन करें जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दों को उसमें दिखाई पड़ते हैं। यानी जिस तरीके से ABCD डॉट 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 XYZ है सीरियल क्रम में, सेम उसी क्रम में हमें देखना है। तो चलिए उसी क्रम में देख करके इसको एक तरह सीरियल क्रम में बना देना है। पहले में कह रहा है कि फेवरेट है, देखिए यहाँ पर फेवरेट देखते जाइएगा। फेवर्ड में यहाँ पर फेवर्ड, यहाँ आर तक तो एक सेम है, आर तक तो सेम दिख रहा है दोस्तों। चलिए इसमें फेवरेबल, यहाँ पर भी आर तक सेम है। देखिए आर तक तो हमें ढूंढना ही नहीं है। यहाँ पर फेवरेबल, यहाँ पर देखिए आर, यहाँ पर फेवरेट, यहाँ पर फेवर, यहाँ तक आर तक तो एकदम हमें ढूंढना ही नहीं। चलो आसानी कर दिया, वरना एक एक ढूंढते तो टाइम लगती, दिक्कत होती, इसी में टाइम बच जाएगी। अब आर के बाद इसमें आई है। पहले में आई मिला, दूसरे में ए मिला, तीसरे में ई मिला, चौथे में क्या मिला है आई मिला, पांचवें में भी ए मिला। तो आप कहें कि दूसरा और पांचवा ए ही पहले पे आता है। अब दूसरे पांचवें में किसको हम पहले नंबर पर लेंगे, तो उसके लिए आप पांचवें में जाएंगे, ए के बाद बी है। अब इसमें भी दूसरे में ए के बाद बी है, यहाँ से भी नहीं हिंट मिल रही है। उसके बाद बी के बाद एल है, इसमें भी बी के बाद एल है, यहाँ पर भी नहीं। लेकिन इसमें देखिए वाई है, इसमें ई है, तो ई और वाई में कौन पहले आता है, आप कहेंगे ई पहले आता है, तो दूसरा क्या होगा पहले नंबर पर आ जाएगा। लेकिन दूसरा पहले नंबर पर सी में भी है, डी में भी है, लेकिन दूसरे नंबर पर 5 हराल में आ गया क्योंकि ए ही था। तो 2 और 5 जो क्रम आ रहा है उसी पे टिक लगाइए, आगे क्या जरूरत है ढूंढने की जब यहाँ पे मिल गया, टाइम बर्बाद करेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए कथनों के निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से अन्य तत्वों के भिन्न प्रतीत होती है। तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये नहीं पढ़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एग्जाम में टाइम बचा लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, इसके कहने का मतलब ये है कि कथन में कुछ भी लिखा हो, गधे को कुत्ता बनाए, आदमी को कुत्ता बनाए, या किसी चीज़ को जो है कुछ भी बना दे, इंडिया को चाइना बना दे, चाइना को नेपाल बना दे, उससे फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। अपना एक्स्ट्रा माइंड यहाँ पे यूज ही नहीं करना है। जो कथन कहेगा उसी को ही सत्य मान करके आपको निष्कर्ष पे जाना है और उसी हिसाब से डायग्राम बनाना है और उसी हिसाब से आंसर देना है। ये मत सोचिएगा कि ये क्या कह रहा है, ये किसी को कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को मत पढ़िएगा, 2-3 सेकंड आपका बच जाएगा। आगे कह रहा है कथन की सभी चॉकलेट फल हैं, तो मैं क्या करूँगा सभी चॉकलेट को फल के अंदर डाल दूंगा। सभी चॉकलेट फल कर रहा है तो चॉकलेट को फल के अंदर। आगे कह रहा है सभी फल नारियल हैं, तो क्या करूँगा सभी फल को नारियल के अंदर डाल दूंगा। लो जी बन गया आपका डायग्राम 1 सेकंड के अंदर। अब देखिए निष्कर्ष से मिलाएगा, उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए सभी चॉकलेट फल का है, बिल्कुल सही। सभी फल नारियल का, बिल्कुल सही। सभी चॉकलेट नारियल का, सभी, यानी कि अंदर वाला बाहर वाला सभी कहेगा तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर कहे सभी नारियल फल तो गलत, सभी नारियल चॉकलेट गलत, सभी फल चॉकलेट गलत। बाहर वाला पूरा का पूरा अंदर वाला नहीं होगा, तो फिर कितना होगा कुछ होगा। कुछ नारियल फल का है सही, कुछ फल चॉकलेट का है सही, कुछ नारियल चॉकलेट का है सही। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है, कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है, तो पूरा चॉकलेट नारियल दिख रहा है और ये कह रहा है कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है, तो गलत हो गया ना। आगे कह रहा है सभी चॉकलेट नारियल हैं, सभी चॉकलेट, बिल्कुल बात सही है, सभी चॉकलेट नारियल है, 100% सही है। कह रहा है कुछ नारियल फल है, देखिए अब बाहर वाला कुछ कह रहा है कुछ नारियल फल है, तो बिल्कुल बात सही है, यानी 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन है, उड़ा देते हैं इसको भी धुएं की तरह। क्या करें दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा, यानी कि हमें 124 लाना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है इसमें 2 संख्याओं को बदल करके, पहले ऑप्शन में देखिए 24 8 को बदलने के लिए कह रहा है, तो 24 की जगह 8 रख दीजिए, 8 की जगह 24 रख दीजिए और यहाँ पर भाग।
अब बोर्ड मास रूल कहता है अगर ब्रैकेट है तो ठीक है, नहीं है तो भाग को पहले निपटाइए। तो 24 से 8 में भाग देंगे तो दशमलव में संख्या आगे जाएगी और दशमलव में यहाँ नहीं आया, 124 पूर्णांक के रूप में दिया हुआ है, तो ये तो आपका एक गलत हो गया। जरूरी नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं, टाइम बचाइए दोस्तों, जैसे हो सके बचाइए, जहाँ से ट्रिक मिल जाए, जैसे हिंट मिल जाए उस हिसाब से निपटा देना है। अब आगे कह रहे हैं 24 और 40 को चेंज कर दीजिए, तो 40 की जगह हम 24 रख देंगे और 24 की जगह 40, ठीक है, माइनस, और ये भागे 8 हो गया। अब यहाँ पर 8 से भाग देंगे, पूरा चल कट जा रहा है। उसके बाद कह रहा है गुणा कीजिए बोर्ड मास, तो 15 7 105 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया 24 माइनस 5, अब एक हाँ 15 7 105 और ये 8 5 40, ये माइनस में, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर 105 का मतलब 129 हो जाएगा, 129 में से 5 घटाएंगे 124, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इससे शानदार धमाकेदार के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।